हेलो सरकार, तो स्वागत है सभी सरकार मंत्रिमंडल के समस्त हमारे मंत्री संतनों का आज शुरू करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान रटाया नहीं समझाया जाता है तो तरंग पे इसी पे पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है बहुत आसान तरीके से। हर एक अनुप्रस्थ तरंग आपकी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, गामा किरण क्या होती है, पराबैंगनी, वैसे सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। आइए जुड़ते हैं शाबाश जानदार शानदार तरीके के साथ। तो आज का मोटिवेशन आपके लिए हमारे मंत्रिमंडल के समस्त मंत्री संतरी के लिए है। यहाँ पे क्या है, जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना। ऐसे इसे ऐसे भरो अंत में एक सुंदर कहानी बन जाए। ओके, यही आपकी शायरी है, यही मोटिवेशन है, बहुत मस्त आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सभी लोग जानदार शानदार तरीके से यहाँ पे जुड़ेंगे। आपका तरंग एक, तो तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव। हम यहाँ पे बोलते हैं तरंग को। तरंग को क्या बोलते हैं सरकार, वेव हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम वेव बोलते हैं। आइए, वेव। तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभी का ऐसा प्रतिरूप पैटर्न, प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, प्रतिरूप को भैया जी पैटर्न यहाँ पे बोला गया है। क्या डिस्टर्बेंस का ऐसा प्रतिरूप पैटर्न है। तरंग एक विक्षोभ या डिस्टर्ब है जिससे माध्यम के कण तो वास्तविक में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। मतलब कि जो आप कण फेंकेंगे किसी तालाब में, वो गति नहीं करेगा, इसकी ऊर्जा होगी वो आपकी इधर से उधर जाएगी। ये आपने देखा होगा तालाब में जब आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें इस प्रकार की तरंगे जाती हैं, इस प्रकार की तरंगे जाती हैं, इस प्रकार की तरंगे जाती हैं कि नहीं जाती हैं। इस प्रकार की तरंगे आपने देखी होंगी जाती हुई, वही आपके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी बात क्या है, तरंग के प्रकार कितने होते हैं, इनके प्रकारों को भी ध्यान से देखने वाले हैं। तरंग टाइप्स ऑफ वेव्स, तो भैया जी यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहली तरंग का नाम क्या है, यांत्रिक तरंग। दूसरी का क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो भैया जी यांत्रिक तरंगे के लिए भी आपके लिए इनकी भी एक एक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, इनके संचरण के लिए माध्यम कौन कौन की आवश्यकता होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे आपकी हो जाएंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे किन किन के माध्यम में आती हैं। ओके, तो इसके बाद यांत्रिक तरंगे आपके यहाँ तक ही है और इनका माध्यम ज्यादा नहीं है, सिर्फ कहाँ तक है, अनुदैर्ध्य में है, अनुप्रस्थ में है यांत्रिक। अब उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंगों के संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं। इसमें प्रश्न आपका कैसे बनेगा कि तरंग के संचरण के लिए किस तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग क्या बता देंगे, सीधे बता देंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यही आपका यहाँ पे दो प्रश्न बनने वाले थे, वो हमने आपको बता दिया। ठीक, अब उसके बाद दूसरी बात क्या होने वाली है, इनको भी भैया जी बांटा गया। इनका क्या, इनके लिए माध्यम नहीं है तो इनके लिए क्या कुछ तो होगा। तो भैया जी माध्यम यहाँ पे इनका नहीं है, तो यहाँ पे गामा किरणें हो गई, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, ये आपकी तरंगे हैं सभी। तो सभी तरंगों कितनी है, गिनगी 1 2 3 4 5 6 7 तरंगे आपके यहाँ पे हो गए हैं। तो उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, सभी को विस्तार से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या सरकार, विद्युत चुंबकीय तरंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन तरंगों को चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, इनको चलाने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश की तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, जो आपका प्रकाश आता है ये सीधी रेखा में चलता है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है कि सीधी रेखा में जाए, इधर उधर से डोलता भी आता है। फिर उसके बाद क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है कि निर्वात में भी चल सकती है। मतलब कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ओके, जो फोटॉन की बनी होती हैं, जो प्रोटॉन की बनी होती हैं, प्रोटॉन की बनी होती हैं, इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। जो प्रोटॉन की बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं भैया जी, ये आपकी बनी होती है किसमें, प्रोटॉन की बनी होती है। और इनकी चाल कितनी होती है, प्रकाश के चाल की बराबर 3 लाख प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक, मीटर प्रति सेकंड 3 लाख। उसके बाद ये विद्युत उदासीन होती है, मतलब कि ये विद्युत उदासीन होती है, विद्युत उदासीन होती है, जिस कारण वे किसी धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज से संचालित नहीं होती। मतलब कि ये जो उदासीन है तो इनको प्लस माइनस से मतलब ही नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद इनके पास ऊर्जा तथा संवेग नहीं होता है। जब इनके पास प्लस ही माइनस नहीं है तो ऊर्जा और संवेग कहाँ से होगा। ठीक, उसके बाद तरंगों से संबंधित शब्दावली, इस शब्दावली को बहुत आसान तरीके से कंपटीशन लेवल तक की ये भैया जी है।
सबसे पहले इस शब्दावली को समझने से पहले इस टेली को आपको समझना होगा। इसलिए सभी को यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से यहाँ पे देखने वाले हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी कर्ण के माध्यम की अवस्था है, ये आपकी इस प्रकार, ये आपकी कर्ण की अवस्था है, कर्ण की माध्य अवस्था है। तो ये तरंग गति की दिशा, ये आपकी जो लाइन सीधी वाली है, सीधी वाली ये आपकी तरंग गति की दिशा है। ये आपके ऊपर नीचे वाली, इसको तरंग बोलते हैं। जो आपके ऊपर नीचे है इसको हम तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। और जो आपकी एक ऊपर गई, एक नीचे आई, एक ऊपर गई, जो आपके ऊपर जाती है ऊपर, ये आपकी इस दूरी को हम आयाम बोलते हैं। जो ऊपर होगी, इस नीचे वाली दूरी को हम गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। आयाम को हम ऐसे लिखते हैं, और जो ऊपर होता है, जिसका ऊंचा पर होता है, ये पहाड़ की तरह, इसको श्रृंग बोलते हैं। श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग 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 श्रृंग। ठीक है। और इसके बाद ये कठोर गर्द हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ एक पूरा को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। मतलब कि एक ऊपर है, एक नीचे है, फिर एक ऊपर आ जाए इस लाइन में, तो यहाँ तक को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ओके। अब आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वाली तरंगें कैसे होती हैं? लो फ्रिक्वेंसी वाली। आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग या रेडियो की बात सुनी होगी, बहुत पास पास होंगी, तो ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड उत्पन्न करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी बहुत पास पास, और इस प्रकार के होंगे दूर दूर, तो ये आपकी क्या होंगी भैया जी? ये आपकी लो फ्रिक्वेंसी वाली होंगी। स्लो मोशन कभी वीडियो में लगाए हैं तो देखा होगा, जब आप उस ग्राफ को दूर दूर कर देते हैं तो वीडियो का जो मोशन है स्लो मोशन हो जाता है। जब पास पास करते ऊपर नीचे कर देंगे, कहते एक ऊपर जाएगा, एक थोड़ी नीचे, एक कहते ऊपर, एक कहते नीचे, एक कहते ऊपर, एक कहते नीचे, एक कहते ऊपर, एक कहते नीचे, तो वो आपका फास्ट मोशन। एक ऐसा करेंगे, एक बहुत ऊपर, एक बहुत ही पास, ऐसे करेंगे तो वो आपका स्लो मोशन हो जाता है। तो आयाम तरंग की ऊंचाई होती है, आवृत्ति कितनी ज्यादा तरंगे हैं, तो आवृत्ति में फ्रिक्वेंसी कितनी ज्यादा तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंग की लंबाई। ये आपकी भैया जी ग्राफ हो गई, शब्दावली हो गई, शब्दावली। अब इसकी थ्योरी भी यहाँ पे लिखी है, तो अब आप यहाँ पे इसकी थ्योरी कैसे पढ़ेंगे? तरंग से संबंधित शब्दावली। तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ, एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक तरंग कितनी होती है? मतलब कि एक तरंग यहाँ से, ये आपकी तरंग वाली हो गई, एक तरंग ये यहाँ से गई और यहाँ तक, ये आपकी एक तरंग होगी। तो इसी एक तरंग को हम इसी की लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य को अल्फा गामा इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, गामा से। ठीक है, गामा गामा से प्रदर्शित करते हैं। एक संग कष्ट एक गर्त को मिलाने से तरंग का निर्माण होता है। जब आप एक संग और गर्त को मिला देंगे, यानी कि प्रश्न, हाँ, जो आपका एग्जाम होगा वहां पे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, तो वहां पे पूछा जाएगा कि तरंग का निर्माण किसे किसे मिलाने से होता है, तो आप बता देंगे गर्त को और संग को मिलाने से तरंग का निर्माण होता है। तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दो क्रमागत सुरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत सुरंग के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य, इनमें बात बराबर है, चाहे सुरंग हो चाहे गर्त हो, इन्हें तरंग दैर्घ्य ही कहते हैं। ठीक, ये फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है। आयाम क्या होता है? आयाम पे बात करने वाले हैं। आयाम, ध्वनि तरंग एक आयाम, ध्वनि तरंग एक आयाम तरंग की ऊंचाई का माप है, मतलब की ऊंचाई का माप है। तरंग की ऊंचाई का माप आयाम है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर इनकी औसत स्थिति से माध्यम के कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है, ये आपकी होती है। एक मान लीजिए ये आपकी तरंग गई, और यह कितनी दूरी पे, यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी को हम आयाम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरी बात? ठीक। तरंगों से संबंधित शब्दावली। अब तरंगों से संबंधित शब्दावली फिर से आ गई। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, जब किसी में तरंग का संचरण होता है, तो एक सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उस कण की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति इस किसी माध्यम के तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्घ्य की कुल संख्या होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति को मात्र से क्या होता है? हर्ट्ज, जेड एच, आप इसको जेड एच जेड से आप इसको हर्ट्ज को लिखते हैं। इसे प्रति सेकंड में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये आपकी बात है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे भैया जी, ये आपकी इस प्रकार होती है।
दृश्य कुछ इधर कुछ इधर, ठीक। विद्युत चुम्बकीय तरंगे 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं, सभी को जानते हैं। उसके बाद हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे फिर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों में हम गामा किरण को पढ़ने वाले हैं। इसकी आवृत्ति तरंगे, लाभ, हानि, नुकसान सब कुछ एक ही वीडियो में क्लियर। तो गामा किरणें, इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, भेद कर जाती है, कतई चीर के जाएंगे। तो इसके बाद इसका तरंग 10⁻14 से 10⁻10 के बीच होता है। इसकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिकतम होती है। इसकी आवृत्ति और इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। किस तरंग की आवृत्ति और ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गामा किरण की, ठीक है। यह शरीर में सबसे अधिक गहरी तक जाती है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार तथा अनाजों के कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्पन्न होती है। गामा किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। फिर इसके बाद हम एक्स किरण, आपने एक्सरे का नाम सुना होगा। एक्सरे की आज हम एक्सरे कराने जा रहे हैं। तो एक्स किरणों से ही आपका एक्सरे होता है। ये आपका एक्सरे, इधर से ये प्रकाश पड़ा, ये आपका हाथ है, इधर एक्सरे निकल के आ गया, ये आपका होता है। इसी प्रकार से एक्सरे होता है। तो एक्स किरण, एक्स रे बोलते हैं किरण को, किरण को हम रे बोलते हैं, एक्स तो एक्सरे, एक्सरे, ठीक। इसका तरंग दैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 होता है। इसकी खोज विलियम कॉनरैड रंजन ने की। हड्डी दांत तथा रत्न के बीच के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हवाई अड्डों, रेल टर्मिनलों और अन्य स्थानों पर यात्रियों के सामान को स्कैन करने के लिए स्कैनर के रूप में किया जाता है। मतलब कि एक्सरे का सिर्फ एक्सरे करने के लिए नहीं, आपकी जांच करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है सरकार। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? स्कैन, अल्ट्रावायलेट किरणें भैया जी बहुत खतरनाक। तो अल्ट्रावायलेट किरणें, इसकी खोज जोहन रिटर ने की थी। इनकी इसका इसका तरंग दैर्घ्य 10⁸ से 10⁻6 होता है। इसके कारण स्किन कैंसर का खतरा होता है। ये जीवाणुओं के क्रोमोसोम को परिवर्तित कर देती हैं, जिस कारण इसका प्रयोग पानी शुद्ध करने के लिए आरओ मशीन में करते हैं। अच्छा जी, आरओ मशीन में पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग करते हैं। आरओ मशीन में पानी को शुद्ध करने के लिए समताप मंडल में ओजोन परत वह परत है जिसके द्वारा पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती हैं। पराबैंगनी किरणें किस परत में अवशोषित होती हैं? तो भैया जी ओजोन परत में अवशोषित होती हैं। दृश्य किरणों से ही आप लोग देख सकते हैं। इसमें 7 प्रकाश होते हैं। दृश्य तो आप लोगों ने सुना होगा, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसमें 7 रंग होते हैं। इसका अनुदैर्घ्य 3.9 × 10⁷ से 7.8 × 10⁻7 होता है। इन किरणों की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब तक भैया जी दृश्य किरणें नहीं होंगी, जब तक आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, आपको दिखता है कि काला है, नीला है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, तो ये आप किन किरणों के माध्यम से देख पाते हैं? दृश्य किरणें अगर ना हो और आपकी जितनी भी किरणें हो तो आप नहीं देख पाएंगे। ओके, और उसके बाद अवरक्त किरणें क्या होती हैं? अवरक्त किरणें बहुत मजा चीज है, ये आप लोगों ने देखा होगा। आपके यहाँ रिमोट होगा, एलसीडी का होगा या किसी का होगा, जो अवरक्त किरणें होती हैं, जिससे कहते हैं कि आगे वाला चलाइए, पीछे वाला चलाइए चैनल, सोनी पर चलाइए, सोनी लाइव चलाइए, स्पोर्ट्स चलाइए, जी सिनेमा चलाइए। ओके, जितने भी आपके आज तक टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, न्यूज नेशन, जितने भी आपके चैनल हैं, अवरक्त किरणें इनके रिमोट से निकलती हैं। तो इसकी खोज विलियम हर्सल ने की थी। इसका अनुदैर्घ्य 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 तक होता है। इसका प्रयोग नाइट व्यू तथा सीसीटीवी कैमरे में किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में किसका प्रयोग होता है? किन किरणों का? अवरक्त किरणों का, इंफ्रारेड का। रिमोट कंट्रोल में इसी तरंग का प्रयोग किया जाता है। रिमोट कंट्रोल में इसी का प्रयोग किया जाता है। टीवी टावर तथा मोबाइल टावर में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। ओके सरकार, अब हम सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, इन सूक्ष्म तरंगों पे भी हम बात करने वाले हैं। आइए, सूक्ष्म तरंगे, इसकी खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। इनका तरंग दैर्घ्य 10⁻³ से 10⁻1 मीटर तक होता है। इन तरंगों का उपयोग राडार प्रणाली में तथा संचार में किया जाता है। इसका प्रयोग, ये भोजन को गर्म करने वाली मशीन है आपकी सरकार, ठीक। अब रेडियो तरंग, जिससे आप हाय, हेलो, बाय बोलते हैं, वही आपकी रेडियो तरंगे होती हैं। सुबह के 4 बज चुके हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं, आपकी चाय आ गई है, ठीक है। तो इसका अनुदैर्घ्य 1 मीटर से 100 किलोमीटर
1 मीटर से 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक होता है। किसका होता है? रेडियो तरंगों। तो ये आपके रेडियो तरंगे हैं। रेडियो 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 इसका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान या परिवहन में होता है। सूचना का आदान प्रदान कौन सी तरंगे करती हैं? रेडियो तरंगे करती हैं। रेडियो तरंगे करती हैं। रेडियो, ठीक है, रेडियो तरंगे करती हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? रेडियो प्रसारण टेलीविजन तथा रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। किसमें किसमें? टेलीविजन, रडार और रेडियो में आपकी रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, यूज होता है। ठीक, उसके बाद हम यांत्रिक तरंगों पे भी चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बहुत बढ़िया तरीके से होगी। ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे मतलब कि भौतिक का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा, तभी ये तरंगे आपको खेल दिखाएंगी, तमाशा दिखाएंगे। और जब तक आप इन्हें कुछ करेंगे नहीं तब तक ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। अच्छा भी नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं, हम तब भी देख लेंगे। ठीक, अनधेर तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ये आपके अनधेर तरंगे मतलब कि किसी को आप लीजिए, जो आपकी स्प्रिंग होती है मोटी वाली, इसको आप हटाइए तो अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगे। जब आप इसको पुश करेंगे फिर छोड़ देंगे तो वो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के अनुप्रस्थ की दिशा में लंबवत सरल रेखा गति कंपन करते हैं। मतलब कि लंबवत रहेंगे, सरल रेखा में गति करेंगे। लंबवत रहेंगे, सरल रेखा गति में गति करेंगे तो तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इस प्रकार की ये आपकी लंबवत होंगी, धमाधम 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 जाएंगी। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल देखना है तो अभी आप तालाब के पास जाइए, वहां पे आप देखिए कि ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। ठीक, इसके बाद इनके उदाहरण है। इसे जल में पत्थर फेंकने को उत्पन्न तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये आपकी क्या होती है? प्रकाश तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। भूकंपन, जो आपकी भू कांपती है, मतलब कि भूकंपी तरंगे में एस तरंगे, वेग तरंगे, ठीक है। डोरी युक्त तरंगे, मतलब कि किसी डोरी को लीजिए तो उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा आदि, ये सभी आपकी क्या होती है? यांत्रिक तरंग। अब आप देखें अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होते हैं? जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अच्छा जी, तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर एक दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग की लंबाई अनुदिश कंपन करने लगती है एवं स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंगे संचालित हो जाती हैं। ठीक है, ये तो पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा। ठीक, अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न एवं बेलन प्रतिरूप पैटर्न बनाते हुए गति करती हैं। संपीड़न सी वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, जबकि विरलन आर वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम के कण विरल हो जाते हैं। ये आप इस फिगर को देखिए। संपीड़न में क्या होगा? बहुत ही पास आ जाएंगे, विरल में दूर दूर भाग जाएंगे, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अब यांत्रिक तरंगे और भी हैं जिसे आप घर में भी ले सकते हैं। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण ध्वनि तरंगे, आपके जो आप लोग साउंड सुनते हैं तो इसमें से आवाज आती है कि नाच गाना की हम यूपी से प्रधान वाला। तो भूकंपी तरंगे, पी तरंगे आपकी होती हैं, पी तरंगे आपकी अंधेरे होती हैं, यस तरंगे आपकी विद्युत वाली होती हैं। ठीक है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग, ये सर्पिलाकार स्प्रिंग है भैया जी। अंधेरे तरंगों के इनमें इनमें अंतर क्या? इनका अंतर भी समझ लीजिए। तो अनुदैर्घ्य तरंगे इधर है, अनुप्रस्थ तरंगे इधर है। तो पहले अनुप्रस्थ तरंगे देखें कि भैया जी, अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, लेकिन इसमें इसका उल्टा होगा। इसमें समांतर, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। फिर अनुप्रस्थ में दूसरी लाइन क्या है? ये तरंगे स्रवों तथा गठों के रूप में संचरित होती हैं। एक संगड़ तथा एक गढ़ से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है। फिर उसके बाद ये तरंगे संपीड़न तथा बेलन के रूप में संचरित होती हैं। एक संपीड़न तथा एक बेलन में से मिलकर एक अन्य तरंग बनती है। ये तरंगे ठोस माध्यम में एक द्रव के ऊपर तल पर उत्पन्न होती हैं
परंतु द्रव्यों के अंदर तथा गैस में उत्पन्न नहीं होती हैं। ये तरंगें गैस के अंदर और द्रव के अंदर गैस में उत्पन्न नहीं होंगी, फिर उसके बाद ये तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद इन तरंगों को आप देख लीजिए। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये आपकी इस प्रकार की तरंगे होती हैं, इन प्रकार की ये आपकी तरंगे होती हैं। ठीक, देख लिया। वीडियो कैसा लगा सभी को बताना है। बहुत शानदार तरीके से ये आपका श्वेत प्रकाश है, आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल कर दीजिए जरूर।